हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूली बेगार के बारे में। ये उत्तराखंड के कुछ बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हैं जिनका उत्तराखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो कूली बेगार के बारे में पढ़ने से पहले हम कूली बेगार ये जो शब्द है इसका अर्थ जान ले। तो कूली बेगार का अर्थ है कि बिना मजदूरी के बलपूर्वक कार्य करवाना, यानी अगर आप किसी से कोई काम कराते हैं तो आप बदले में उसको पैसे देते हैं। तो अगर आप किसी से फ्री में जबरदस्ती उससे काम करवा रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, कूली बेगार कहलाएगा। इंग्लिश में भी इसको कूली बेगार ही बोलेंगे। तो फोर्स्ड वर्क विदाउट वेजेस, यानी आप उसे वेजेस नहीं प्रोवाइड कर रहे, कोई फी नहीं दे रहे हैं और जबरदस्ती उससे फोर्सफुली कोई काम करा रहे हैं, तो वो आपका कहलाता है कूली बेगार। तो ब्रिटिश काल में क्या था कि अंग्रेज अधिकारियों के कहीं भी आने जाने के समय उनके सामान को गांव वालों को ढोना पड़ता था। यानी जिस जिस गांव से कोई भी ब्रिटिश अधिकारी गुजरता था या जहां भी उसका कोई काम पड़ता था, फिर चाहे वो पर्यटन के लिए आया हो, कोई रिसर्च के लिए आया हो, तो उसके आने जाने में जो भी सामान वगैरह होता था उस सारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, उस गांव के लोगों की होती थी। और ये जबरदस्ती उन पर फोर्स किया जाता था, इस चीज के लिए उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते थे। उसके बाद है आपके कूली बर्दियाश। तो जब ब्रिटिश अधिकारी पर्वतीय क्षेत्र के दौरे पे आता था तो ग्रामीणों द्वारा उन्हें निशुल्क राशन देना पड़ता था। यानी फ्री में उन्हें फ्री फूड प्रोवाइड करना पड़ता था, फ्री में राशन देना पड़ता था, खाना देना पड़ता था, घास, लकड़ी, दूध, इन सारे सामानों की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो इसको बोला गया कूली बर्दियाश। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको यही बोलेंगे। तीसरा वर्ड है आपका कूली उतार। कूली उतार का मतलब होता है कि उतर कर नीचे आना। तो पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा के बाद अंग्रेजों का जो सामान है वो सड़कों तक भी लाया जाता था, इसे ही कूली उतार भी कहते थे। कई जगह आपको कूली उतार ये भी देखने को मिलेगा कि कूली उतार का मतलब है कि जितनी उनको मजदूरी मिलनी चाहिए मजदूर को, ठीक है, जितनी कूली को मजदूरी मिलनी चाहिए उतनी ना देकर बहुत नॉमिनल सी, बहुत मामूली सा उनको क्या दिया जाता था, उनको मजदूरी दी जाती थी। तो उसे भी क्या कहा गया, कूली उतार कहा गया। तो ये तीनों चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कूली बेगार प्रथा का प्रारंभ ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश काल से ही हुआ। जो इसका प्रॉपर आपको जो देखने को मिलता है वो ज्यादा हमें ब्रिटिश काल में जरूर देखने को मिलता है, लेकिन कूली बेगार या बेगार जैसी जो प्रथाएं हैं वो चंदवंश और जब आपके कत्यूरी राजा थे तो राजा महाराजाओं के काल से ही क्या थी, ये व्यवस्था चली आ रही। और इसका जो अंत हुआ वो हुआ 13 जनवरी 1921 को हुआ। महात्मा गांधी ने कूली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी। ठीक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल रक्तपात नहीं हुआ था तो इसीलिए इसे किसकी संज्ञा दी गई, रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी। महात्मा गांधी जी इस क्रांति से बेहद प्रभावित भी। कूली बेगार प्रथा के बारे में अब हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये जो प्रथा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के समय एकदम से कहीं से उठ के आ गई हो या उन्होंने कुछ नया चलाया। तो ये बेगार देने की जो प्रथा है वो आपकी कत्यूरी, चंद, गोरखा इनके समय से ही चली आ रही थी। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों के समय आते आते जो कूली बेगार प्रथा है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई और इसका विरोध जमकर होने लगा। तो इसीलिए क्या होगी, ये आपकी हाईलाइट। अंग्रेजों के समय क्या था कि कूलियों की व्यवस्था करी जाती थी, जिसके अंतर्गत जिस भी गांव में वो जा रहे किसी कार्य के लिए या निरीक्षण के लिए, वहां के जो ग्रामीण है उन पर क्या होता था, उनके सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की, उनके खाने पीने की, रहने की, इन सब की व्यवस्था किसको करनी पड़ती थी, गांव वालों को करनी पड़ती थी। जहां जो भी रास्ते में उनके गांव पड़ते थे या जिस भी गांव में उनको जाना पड़ता था। यानी ऐसा समझ लो कि जहां जहां अंग्रेज कदम रखेंगे वहां वहां के लोग क्या करेंगे, उनका सामान भी ढोएंगे, उनके खाने की व्यवस्था भी करेंगे, उनके रहने की व्यवस्था भी करेंगे और वो सब किस में करेंगे, फ्री में। उनको उसके बदले कोई पैसे नहीं मिलेंगे, सब फ्री में होगा, फोर्सफुली सबसे करवाया जाएगा। तो ये करवाया जाता था। अब इसमें क्या था कि जो एक कूली प्रथा है, कूली बेगार जो दी जाती थी वो गांव के लगभग सभी लोगों को देनी पड़ती थी। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बच जाएगा। तो सारे जितने भी कृषक परिवार थे, मुख्य रूप से जो भी आपके कृषक परिवार हुआ करते थे, उसमें सारे लोगों को क्या करनी पड़ती थी, कूली बेगार देनी पड़ती थी। केवल किनको छोड़ दिया जाता था, जो भूमिहीन है या कहीं नौकरी करते हैं या जो वृद्ध है, विधवा है या बच्चे हैं, केवल उनको क्या किया जाता था, छोड़ा जाता था। या सरकारी कर्मचारी है या कोई सैनिक है, तो इनके लिए जरूरी नहीं था कि कूली बेगार करे, ऐसा नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इनको भी क्या करनी पड़ती थी, कूली बेगार इन्हें भी देनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से जो कूली बेगार है वो कौन देते थे, वो लोग देते थे जो कि कृषक परिवारों से आते हैं, जिनके पास भूमि वगैरह हुआ करती थी। तो उस परिवार के जितने भी सदस्य वो सब क्या करते थे, कूली बेगार देते थे। एक रजिस्टर पूरा मेंटेन होता था जिसे कूली रजिस्टर कहते थे। इसमें जितने भी ग्रामीण गांव में लोग रहते थे सबका नाम होता था और सबको बारी बारी से क्या करना पड़ता था, कूली बेगार देनी पड़ती थी।
अब इसमें क्या था कि वैसे तो ये जो मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि जो भूमिहीन है, नौकरी करने वाले परिवार है, वृद्ध विधवा बच्चे हैं, ये सब बेगार देने से मुक्त होते थे, लेकिन रियल में क्या था, ऐसा था नहीं। अब ये जो कूली रजिस्टर है, ये किसके पास होता था, मालदार के पास होता था। पटवारी और मालदार का एक काम होता था कि वो क्या करे, इसको मेंटेन करे और ध्यान रखे कि जब भी कोई अंग्रेज अधिकारी किसी गांव में आए तो उनका सामान लाने ले जाने की पूरी व्यवस्था की जा सके। ठीक है, इसी में आपका एक सिरतान एक वर्ड आता है। सिरतान क्या होते थे, सिरतान ऐसे कृषकों को कहा जाता था जो किसी भी कृषि भूमि पर अस्थायी रूप से, यानी टेम्परेरी क्या करते थे, फार्मर की तरह काम करते थे, टेम्परेरी फार्मर होते थे, खुद की इनके पास कृषि भूमि नहीं होती थी। और ये भी क्या थे, बंदोबस्ती के जो नियम थे, यानी जो सेटलमेंट रूल्स थे, उसके अकॉर्डिंग ये लोग भी क्या थे, बेगारी देने से मुक्त। ठीक है, लेकिन धरातल पर ऐसा होता नहीं था, इन्हें से भी क्या ली जाती थी, बेगारी ली जाती थी। अब देखो, जो सभी सैनिक परिवार हैं वो आपके कुली बेगार से मुक्त नहीं थे। केवल आपकी जो 39वीं गढ़वाली राइफल, यानी 39 जो आपकी गढ़वाली राइफल्स के जो सैनिक थे वो क्या थे, बेगारी से मुक्त थे, उन्हें बेगारी नहीं देनी पड़ती थी। और कुछ कुछ ऐसे गांव भी बहुत एक्सेप्शन मिले हैं जो क्या कहते, बेगारी से मुक्त थे, उन्हें बस क्या देने पड़ते थे, कुछ रुपए देने पड़ते थे। अब क्या था, अगर कोई व्यक्ति क्या करे, कूली बेगार देने से मना कर दे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं नहीं दे रहा किसको कूली बेगार, तो उस पर क्या किया जा सकता था, उस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता था और उस पर अर्थदंड यानी कि उस पर फाइन लगाया जाता था, उसे पैसे भी वसूल कर लिए जाते थे। ठीक है, अब इसमें क्या होता था कि जो आपके उच्च जातियां हैं या जो संपन्न परिवार है वो क्या करते थे, वो अपने बदले किसी और को भी कूली बेगार यानी कूली का काम करने के लिए भेज देते थे। जरूरी नहीं है कि वो खुद जाए, वो क्या करेंगे, किसी जो भी निम्न व्यक्ति है, जैसे अब किसके पास बहुत सारे पैसे हैं, संपन्न व्यक्ति है, रिच है, तो वो क्या करेगा, अपनी जगह किसी और व्यक्ति को बोलेगा कि मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं, तुम मेरे जगह क्या करो, काम कराओ। लेकिन करना देनी सबको पड़ती थी कूली बेगार। ये बात अलग है कि इन लोगों ने अपनी क्या कर ली थी, दूसरी व्यवस्था बना ली कि हमारे बदले तुम चले जाओ। ठीक है, तो ऐसा होता था। अब कूली बेगार के विरुद्ध क्या हुए, बहुत सारे आंदोलन में, क्योंकि जबरदस्ती लोगों से काम करवाया जा रहा था, उनसे जबरदस्ती कूली बेगार लिया जा रहा था, जो कि अपमानजनक भी हुआ करता था। तो जनता ने क्या किया, प्रारंभ से इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, लेकिन 20वीं सदी में क्या हुआ, इसने आंदोलन का रूप ले लिया। तो हमें कुछ 20वीं सदी से पहले की भी हमें कुछ आंदोलन देखने को मिलता है छुटपुट से, जैसे कि कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रेमजे के समय क्या हुआ कि सोमेश्वर घाटी में कृषकों ने जब कूली बेगार देने से विरोध किया तो उन पर 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। और इसी प्रकार की एक घटना 1903 में अल्मोड़ा के निकट एक गांव पड़ता है आपका खतियाड़ी, वहां के लगभग 16 ग्रामीण थे जिन्होंने कूली बेगार का विरोध किया, तो उन्हें न्यायालय द्वारा दंडित किया गया और प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने क्या किया, उनमें दंड लगा दिया। और इसके विरुद्ध फिर उन्होंने क्या करा, इलाहाबाद न्यायालय में अपील करी, जिसमें क्या हुआ, इन नागरिकों की, ये जो ग्रामीण थे इनकी जीत हुई। तो ये क्या थे, उस समय की बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने और लोगों को भी ये बल दिया कि हाँ अब तो क्या है, कोर्ट भी हमारे साथ है। तो ये आंदोलन ने क्या किया, बहुत धीरे धीरे करके बहुत बड़ा रूप ले लिया। अब क्या हुआ कि इसी बीच कूली एजेंसियों की स्थापना हुई। अब जब इस प्रकार की घटनाएं जो हमने देखी, जैसे कि सोमेश्वर घाटी में हुई, आपकी अल्मोड़ा में हुई, कि लोगों ने क्या करा, कूली बेगार देने से मना कर दिया, इसके बदले वो जुर्माना देने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है, इलाहाबाद न्यायालय में अपील भी कर दी उन्होंने, जहां वो जीत भी गए। तो अंग्रेजी सरकार ने देखा कि अब क्या है, अब जो बात है उनके हाथ से निकलती जा रही है। तो इसी बीच क्या हुआ कि कूली एजेंसियों की स्थापना हुई। अब कूली एजेंसियों की स्थापना क्या थी कि एक ऐसी एजेंसियों की स्थापना की गई जिसमें जो परिवार है या गांव है वो क्या करेगा, इन एजेंसियों को प्रतिमाह कुछ रुपए दे देगा। ठीक है, जिससे क्या हो, जिससे कूलियों की व्यवस्था की जा सके। और इस प्रकार की जो कूली एजेंसियां है वो 1910 में अस्तित्व में आई और सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया गया, पायलट प्रोजेक्ट किया गया, वो गढ़वाल में चलाई गया। ठीक है, गढ़वाल में कूली एजेंसी की स्थापना करी। इसके लिए क्या किया, इस एजेंसी को ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन का नाम दिया गया और इसके लिए एक फंड बनाया गया। इस फंड में क्या होता था, जो भी आपका गांव, जिस भी गांव को आपकी बेगारी देनी है, जिस परिवार को बेगारी देनी है, उनसे निर्धारित, उनसे एक फिक्स अमाउंट ले लिया जाता था, जिसकी वसूली कौन करते थे, कूली एजेंट करते थे। फिर ये धनराशि जो भी लोग वहां वर्क करना चाहते हैं एज अ कूली, उनको देकर ये काम करवा लिया जाता था। अब इससे क्या हुआ, इससे जो अंग्रेज सरकार है उसका ठीक है, चलो उसको तो मतलब है कूली से, तो उसे कूली मिल रहा है। अब जो बाकी जो गांव वाले लोग हैं वो उन्होंने पैसे दे दिए, तो वो क्या हो गया, इस कूली बेगार की प्रथा से छूट गए। तो ये जो व्यवस्था है, हालांकि ये व्यवस्था
बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कुछ समय के लिए इसने क्या किया, लोगों को थोड़ा सा शांत कर दिया। तो शांत करने के काम आई, लेकिन अंग्रेजों को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनकी जेब से तो पैसे अभी भी नहीं जा रहे हैं। पैसे तो अभी भी कौन दे रहा है, परिवार दे रहा है या आपका गांव दे रहा है। तो उनके लिए तो फ्री सेवा पहले भी थी, अभी भी है, बट थोड़ा सा इसका स्वरूप क्या हो गया, बदल गया। उसकी जगह कूली एजेंसियों की स्थापना हुई। अब जब कूली एजेंसियां बहुत अच्छे से कार्य करने लगी तो बहुत सारी कूली एजेंसियां बन गई, लगभग 10 कूली एजेंसियां अस्तित्व में आई। तो इनको सही तरीके से काम करवाने के लिए एक समिति का गठन हुआ, जिस समिति के अध्यक्ष कौन थे, गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर था। 1913 तक 10 कूली एजेंसियां कार्यरत थी, जो कि आपके पौड़ी गढ़वाल में, श्रीनगर में, द्वारीखाल में, डाडा मंडी में, कालेद, बानघाट, दोघट्टा, लैंसडाउन, छत्तीखाल, रुद्रप्रयाग, इन सब जगहों में थी। और इसी प्रकार आपकी कुमाऊं में भी, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में क्या खोली गई, कूली एजेंसियां खोली गई। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या था, एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि अभी भी अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनकी जेब से पहले भी पैसे नहीं जा रहे थे, अभी भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो गांव है या परिवार है, वो अभी भी डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली वो अभी भी क्या दे रहे हैं, बेगारी दे रहे हैं। अब कूली बेगार को खत्म करने के बहुत सारे प्रयास हुए, लेकिन सभी प्रयास क्या हुए, कुछ विफल हुए, कुछ सफल रहे। तो 1816 में जब विलियम ट्रेल कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त हुआ, तो उन्होंने कोशिश करी कि जो ये बेगारी की प्रथा है, जो कत्यूरी चंद गोरखाओं के शासनकाल से चली आ रही है, उसको समाप्त किया जाए। उन्होंने क्या कहा कि लोगों से कूली बेगार लेने से बेटर है कि हम क्या करें, खच्चर सेना, यानी जो खच्चर होते हैं उन पर सामान ढोकर लेके जाए। तो 1822 में खच्चर सेना का प्रस्ताव रखा गया। फिर 1823 में खच्चर सेना का निर्माण हुआ, ताकि जो खच्चर हैं उनकी मदद से क्या किया जाए, अंग्रेजों का सामान ढोया जाए और जो स्थानीय ग्रामीण है उनकी मुश्किलें क्या हो जाए, कुछ कम हो जाए। लेकिन एक खच्चर सेना क्या हुई, बहुत कम समय तक प्रभावी रही। फिर से क्या हुआ, वही ग्रामीणों से अगेन क्या की कूली बेगार ली जाने लगी। 1860 का जब टाइम खत्म होते होते गया, तो ये कुप्रथा जो थी वो और ज्यादा बढ़ते लगी। अब इस समय जो संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर विलियम मयूर थे, उन्होंने क्या करा, साल 1869 में उत्तराखंड की कानूनी व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक आयुक्त नियुक्त की। इसका नाम था पी वेली। ठीक है, अब पी वेली ने अपनी रिपोर्ट में उन्होंने उत्तराखंड यानी कि ब्रिटिश कुमाऊं और गढ़वाल को नॉन रेगुलेटिंग क्षेत्र से हटाने की मांग करी। और इसके बाद 1874 में उत्तराखंड में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट पारित कर दिया गया। इस एक्ट के तहत तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रेमजे के कार्यकाल में जो कूली बेगार थी उसको कानूनी मान्यता प्राप्त होगी। तो ध्यान रखना, किसके टाइम में कूली बेगार को कानूनी मान्यता प्राप्त दे दी गई, हेनरी रेमजे के टाइम में इसको कानूनी मान्यता दे दी गई, यानी कि लीगल कर दिया गया कि कूली बेगार आप बिल्कुल लो, इट्स लीगल। फिर क्या हुआ, कूली बेगार, कूली उतार, कूली बर्दाश्त के बारे में ब्रिटिश सरकार ने द रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फोर्ट विलियम खंड 2 में भी लिखा है कि जब ब्रिटिश अधिकारी पर्वतीय क्षेत्र के दौरे पर आए या स्थानीय जनता के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके लिए निःशुल्क कूलियों की व्यवस्था करें। इस प्रथा को कूली उतार कहा जाएगा। और ये व्यवस्था न केवल अधिकारियों के लिए होगी, बल्कि उनके साथी, उनके कर्मचारियों के लिए भी होगी। और इसके अलावा अगर कोई ब्रिटिश पर्यटक भी आ रहा है तो उसको भी सुविधा का लाभ मिलेगा। तो ये सारी डिटेल आपको दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार इसको क्या किया गया, कूली बेगार को आपके हेनरी रेमजे के कार्यकाल में कानूनी मान्यता दे दी गई, यानी कि उसे लीगल बना दिया गया। फिर क्या हुआ कि सितंबर, अब जब कूली बेगार का क्या हुआ, बहुत ज्यादा विरोध होने लगा। हमने देखा अल्मोड़ा सोमेश्वर में किस प्रकार की घटनाएं होने लगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी वो लोग अपना केस जीत गए। तो सितंबर 1916 में हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत और बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल शाह, मोहन सिंह दरमवाल जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने मिलकर एक सामाजिक संगठन जिसका नाम था कुमाऊं परिषद, इसका गठन कर लिया। और जब 1918 में कुमाऊं का परिषद का हल्द्वानी में दूसरा अधिवेशन था, तो उसकी अध्यक्षता करी थी तारादत्त गैरोला ने। तो उनकी अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार क्या करेगी, 2 साल के अंदर अंदर कूली बेगार प्रथा को हमें क्या करना है, समाप्त करना है। और अगर सरकार ये नहीं मानती है हमारी मांग, तो हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अब 1920 में जब कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन हुआ, तो फैसला लिया गया कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन, जिसे उत्तरायणी होती है ना, उस दिन बहुत बड़ा विद्रोह किया जाएगा। और ये तय हुआ कि उत्तरायणी जो मेला लगता है आपके बागेश्वर में सरयू नदी के पास, वहां पर क्या होगा, हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे और उस दिन कूली बेगार के खिलाफ सामूहिक विद्रोह किया जाएगा।
अब क्या हुआ कि 10 जनवरी 1921 के दिन, अब एक एक दिन की इनकी योजना है उसके बारे में बता रहे हैं। 10 जनवरी 1921 के दिन बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल शाह, हरगोविंद पंत सहित कई सारे कुमाऊं परिषद के जो 50 से ज्यादा कार्यकर्ता थे वो कहां पहुंच गए? बागेश्वर पहुंच गए, क्योंकि 14 जनवरी को वहां क्या होना है? आंदोलन होना है। फिर धीरे धीरे उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए। फिर 12 जनवरी को जब ये जुलूस बागेश्वर पहुंचा तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गए। लाल कपड़े के बैनर पे इन्होंने लिखा था कूली बेगार, कूली उतार बंद करो, और बहुत सारे लोग वंदे मातरम, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय के नारों के साथ क्या कर रहे थे? नारे लगा रहे थे। अब डिप्टी कमिश्नर उस समय कौन थे? आइविल थे। उन्होंने हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल को बागेश्वर छोड़ने का आदेश भी दिया। क्यों? क्योंकि 14 जनवरी के दिन क्या घटना हुई? 14 जनवरी 1921 को इन लोगों ने, बहुत हजारों लोगों ने बागेश्वर में, ठीक है, बागेश्वर में उत्तरायणी के मेले के दिन सरयू नदी में जितने भी आपके जो वो थे, जो भी उनके कूली पंजीकरण के रजिस्टर थे, कूली रजिस्टर थे जिसमें सभी ग्रामीणों का नाम पंजीकृत होता था, उसको इन्होंने क्या किया? उसको उन्होंने फाड़ कर सरयू नदी में बहा दिया और ये शपथ ली कि अब कोई भी कूली बेगार नहीं देगा। तो इसके बाद क्या हुआ? डिप्टी कमिश्नर जो आइविल थे उन्होंने क्या करा? हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल, जो कि इस आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे, उनको बागेश्वर छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने बागेश्वर नहीं छोड़ा। चिरंजी लाल चले गए थे। 15 जनवरी को फिर इन सबने बहुत बड़ी सभा करी और सबको कूली बेगार न दिलाने की शपथ दिलाई, और यह आंदोलन क्या हो? फिर यहां से निकलकर फैलता चला गया। 30 जनवरी 1921 में चमेठा खाल नामक स्थान पर मुकुंदी लाल के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सभा हुई और उन्होंने भी लोगों को बागेश्वर की घटना से समर्थन देने को कहा, और इस प्रकार जो कूली बेगार आंदोलन था ये आपका कहां पहुंच गया? गढ़वाल पहुंच गया। कुमाऊं के प्रमुख नेता कौन कौन थे? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल, लक्ष्मीदत्त शास्त्री, चेतराम, सत्यदेव, गोविंद वल्लभ पंत, मधुसूदन गुरानी, श्यामलाल वर्मा, रामदत्त पांडे, कृष्णानंद उप्रेती, प्रयाग पंत। और गढ़वाल के प्रमुख नेताओं में किनका नाम है? मुकुंदी लाल का, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणों का, ईश्वर दत्त ध्यानी, केसर सिंह रावत, मंगल राम श्वेतलाल, योगेश्वर प्रसाद बहुखंडी, हरिदत्त बोडाई और रघुवर दयाल। इनके नाम ध्यान रखना। और ये जो आंदोलन है, कुछ जो प्रमुख आंदोलनकारी थे उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया, धारा 144 लगाई गई, कई नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और आंदोलनकारियों का दमन भी किया गया, और फाइनली जनवरी 1922 तक टिहरी रियासत को छोड़कर बाकी संपूर्ण उत्तराखंड में जो कूली बेगार प्रथा है वो आपकी समाप्त। और इस आंदोलन के पश्चात जो बद्रीदत्त पांडे थे, जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, उन्हें कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाने लगा, और कूली बेगार आंदोलन की सफलता देखते हुए, यहाँ के जनता के जो साहस था उसको देखते हुए महात्मा गांधी जब 1929 में बागेश्वर पहुंचे तो वहां उनसे मिलने बहुत हजारों लोग आए। उन्होंने चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना करी और उत्तराखंड के कूली बेगार आंदोलन का उल्लेख उन्होंने अपनी किताब यंग इंडिया में भी करा है, और करते हुए वो कहते हैं कि इसका प्रभाव संपूर्ण था, ये एक रक्तहीन क्रांति थी, गांधी जी ने इसे जनता के संगठन की क्षमता से भी इसे जोड़ा है। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।